स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल का प्रथम अध्याय संसाधन एवं विकास। कल हम इसका पहला भाग पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा था संसाधनों का क्या अर्थ है और उनके कौन कौन से प्रकार हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे संसाधनों का विकास, संसाधनों का नियोजन और संसाधनों का संरक्षण। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का विकास क्या है? तो संसाधनों का विकास क्या है? संसाधनों को उपयोगी बनाने की प्रक्रिया। दूसरा, पुनः उपयोग योग्य बनाना। और तीसरा, संसाधनों का संरक्षण करना। यानी कि संसाधन विकास में हम सिर्फ इसी को ही नहीं लेंगे कि संसाधनों को हम उपयोगी योग्य बनाए। इसके साथ हम इसमें इनका रीयूज, रिसाइकिल और इनका संरक्षण भी लेंगे। तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमें भूमि को उपयोग योग्य बनाने के लिए भूमि पर से अनावश्यक पदार्थ हटाने पड़ते हैं, जैसे चट्टानें, वृक्ष इत्यादि। कल जैसे कि जब हम संसाधन क्या है ये डिस्कस कर रहे थे, तब हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि संसाधन को मानव अपनी बुद्धि के द्वारा उपयोग योग्य बनाता है। जब किसी भी प्राकृतिक संसाधन को हम अपनी बुद्धि के द्वारा उपयोग योग्य बनाते हैं, तभी वो संसाधन की श्रेणी में आता है। तो यहाँ मनुष्य अपनी बुद्धि के उपयोग के द्वारा प्रकृति से मिले हुए संसाधन को अपने उपयोग योग्य बनाएगा। जैसे हमें भूमि पर कृषि करनी है तो हम उसे साफ करते हैं। दूसरा, पुनः उपयोग योग्य बनाना, यानी कि हम उसको रीयूज कर सके, रिसाइकिल कर सके। जैसे कि भूमि के कंटेक्स्ट में हम कहेंगे कि भूमि को पुनः उपयोग के लिए भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखना जरूरी है। यदि हम भूमि का ज़्यादा दोहन करेंगे तो वो पुनः उपयोग के लायक नहीं रहेगी। और तीसरा है संरक्षण करना, यानी कि बचाना। अब यहाँ भूमि के कंटेक्स्ट में हम कहेंगे भूमि को प्रदूषित होने से बचाना, ताकि जो भावी पीढ़ियां हैं वो भी इसका प्रयोग कर सके। यानी कि हम वर्तमान में भूमि का इस प्रकार से प्रयोग ना करें कि वो भविष्य में प्रयोग के लायक ही ना रहे। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक को भूमि में फेंकेंगे या गड्ढे खोदकर दबाएंगे तो भूमि की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाएगी और वो भविष्य में उपयोग के योग्य नहीं रहेगी, बंजर हो जाएगी। तो संरक्षण में हम क्या करेंगे? भूमि को प्रदूषित होने से बचाएंगे। यहाँ पे हम एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे खनिज का। किसी चट्टान से हम खनिज निकालेंगे तो हम कहेंगे कि हमने उसे उपयोग योग्य बनाया। अब जैसे मान लो हमने लोहा खनिज निकाल लिया तो हम उसको रीयूज, रिसाइकिल भी कर सकते हैं पिघला करके। और संरक्षण करने में हम कहेंगे कि उसको हम बचा कर रखें, सीमित मात्रा में यूज करें, ना कि ऐसा करें कि वर्तमान में ही सारे लोहे के भंडार खत्म हो जाएं और भावी पीढ़ियों के लिए कुछ भी ना बचे। तो ये है संसाधनों के विकास की प्रक्रिया, जो कि हमने 3 चरणों में पढ़ी है: उपयोग योग्य बनाना, पुनः उपयोग योग्य बनाना और संरक्षण करना। अब आगे हम देखेंगे संसाधनों के अत्यधिक उपभोग से क्या समस्याएं आई है। पहली समस्या क्या आई है कि संसाधनों पर कुछ ही लोगों का कब्जा हो गया है। कुछ लोगों का, किन लोगों का कब्जा हो गया है? जो कि सक्षम है संसाधनों को खरीदने में। इससे समाज क्या हुआ है? 2 श्रेणियों में विभाजित हो गए हैं, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन में। संसाधन संपन्न लोग कौन है? अमीर लोग हैं जिनका संसाधनों के ऊपर कब्जा है, और जो गरीब लोग हैं उनकी पहुंच से संसाधन बाहर है। दूसरा क्या हुआ है? संसाधनों के अत्यधिक उपभोग से पर्यावरण पर संकट आया है। हमने संसाधनों का इतना अधिक दोहन किया है कि पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण पर संसाधनों के अत्यधिक दोहन का क्या प्रभाव पड़ा है। संसाधनों के अत्यधिक दोहन का दूसरा दुष्परिणाम क्या है? पारिस्थितिक संकट। यानी कि जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। तो ये पारिस्थितिक संकट किन किन रूपों में
हमारे सामने आया है ग्लोबल वार्मिंग, जिसे कि हम भूमंडलीय तापन भी कहते हैं, कि जो पूरी पृथ्वी है उसके तापमान में वृद्धि हो रही है। आगे अगर हम और डिटेल में जाएं तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, मौसम में परिवर्तन आ रहे हैं, ऋतुओं का जो चक्र है वो परिवर्तित हो रहा है, ओजोन परत है उसका क्षरण हो रहा है, और इसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। तीसरा जो दुष्परिणाम है वो क्या आया है, जीव जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई है, जीव जंतुओं की भी और वनस्पतियों की भी। जीव जंतुओं प्लस हम यहाँ वनस्पति की प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पे है। यानी कि कुछ जीव जंतुओं का इतना ज्यादा शिकार किया गया है कि वो विलुप्त होने की कगार पे हैं। कुछ वनस्पतियों का इतना दोहन किया गया है कि अब उनकी कुछ प्रजातियां विलुप्त होने वाली हैं। जो खनिज संसाधन है उनके भंडार समाप्त होने की कगार पर हैं। यानी कि अब हम विकास की अंधाधुंध दौड़ में खनिज संसाधनों का इतना ज्यादा उपयोग करते जा रहे हैं, दोहन करते जा रहे हैं कि उनके भंडार अब समाप्त होने की कगार पर हैं। तो इन सभी दुष्परिणामों से बचने के लिए क्या जरूरी है, मानव पीढ़ी का, मानव जाति का अस्तित्व बचाए रखने के लिए और विश्व शांति के लिए क्या जरूरी है, संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा जरूरी है कि संसाधन किसी एक वर्ग के पास ही न रह जाए। और संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा होगा, उसी से सतत पोषणीय विकास हो सकता है। तो अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे सतत पोषणीय विकास क्या है। तो अब हम देखेंगे सतत पोषणीय विकास क्या है। तो सतत पोषणीय विकास क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना। यानी कि हम इस तरीके से विकास करें कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। और दूसरा क्या है इसमें कि जो भावी पीढ़ियां हैं उनका भी हम ध्यान रखें, यानी कि हम वर्तमान में इस प्रकार से विकास करें कि जो भावी पीढ़ियां हैं उनके विकास की आवश्यकताएं अधूरी ना रहें। जैसे कि हम पीछे संसाधनों के उपभोग में डिस्कस कर रहे थे कि हम वर्तमान में खनिजों का इतनी तीव्र गति से दोहन कर रहे हैं कि
भविष्य में उनके भंडार समाप्त होने की संभावना है। तो हम भावी पीढ़ियों का भी ध्यान रखें। तो सतत पोषणीय विकास के संबंध में ही इसी कड़ी में 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। समय समय पर ये अब आयोजित किए जाते हैं। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण, कि हम पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार करें, और विकास कौन सा, सामाजिक और आर्थिक विकास, इनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व के सभी देशों के नेता एक मंच पर आए और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं के ऊपर गहन मंथन किया। और फिर उन्होंने जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको बचाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर सभी देशों के जो नेता थे उन्होंने हस्ताक्षर किए कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए और जैव विविधता को बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाएंगे। तो ये घोषणा पत्र था, इस पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किए। इसी के साथ, इस घोषणा पत्र के साथ ही इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति बनी। और 21वीं सदी में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 पर सहमति बनी। तो अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एजेंडा 21 क्या है। तो अब हम देखेंगे कि एजेंडा 21 क्या था। ये एक घोषणा थी जो कि कहाँ की गई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में, जहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और ये किसके नेतृत्व में हुई थी? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के नेतृत्व में हुई थी और इसे सभी राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकार किया था। तो इस एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या था? सतत पोषणीय विकास हासिल करना, यानी कि ऐसा विकास करे जिससे कि भावी पीढ़ियों के विकास पर कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। तो सतत पोषणीय विकास हम कैसे हासिल करेंगे? सभी के सहयोग से इन्होंने कहा कि हम इन 3 मुख्य बिंदुओं पर बल देंगे। पर्यावरण प्रदूषण को सभी मिलकर कम करेंगे, कोई एक राष्ट्र कम नहीं कर सकता, सभी राष्ट्र मिलकर कम करेंगे। गरीबी के खिलाफ सभी राष्ट्र मिलकर एकजुट होंगे। और बीमारी, इन तीनों समस्याओं से सभी राष्ट्र मिलकर लड़ेंगे और सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य हासिल करेंगे। और इस एजेंडा 21 की मुख्य विशेषता क्या थी कि इसमें कोई टॉप डाउन अप्रोच नहीं अपनाई थी कि ऊपर से कोई योजना तैयार हो रही है और उसको नीचे की जो एजेंसीज है वो लागू कर रही है। इसने क्या कहा था कि प्रत्येक जो स्थानीय निकाय है यानी कि जो लोकल एजेंसी है वो अपना लोकल एजेंडा या प्लान तैयार करेगी। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण का उदाहरण था। इसमें क्या कहा गया था कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अपना प्लान तैयार करेंगी। तो अब हम देखेंगे संसाधनों का नियोजन क्या है। संसाधनों का नियोजन क्या है? उपलब्ध संसाधनों का हम सर्वश्रेष्ठ उपयोग कैसे कर सकें, इसके लिए नई तकनीक खोजना व योजना बनाना, यानी कि हमें कम खर्च में ज़्यादा लाभ हो, इस प्रकार से योजना बनाना। संसाधनों का नियोजन क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रकृति ने हमें संसाधन सीमित मात्रा में दिए हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में है, असीमित मात्रा में है। तो जो चीज़ हमारे पास लिमिटेड है हमें उसका सोच समझकर अपनी आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करके कि कौन सी जरूरत ज़्यादा जरूरी है तो उसके अनुसार हमें इन सीमित संसाधनों का प्रयोग करना होता है। इसके लिए हमें फिर योजना बनानी पड़ती है। और दूसरा कारण क्या है कि संसाधनों का वितरण है वो असमान है, यानी कि कुछ क्षेत्र तो संसाधन संपन्न है और कुछ क्षेत्रों में प्रकृति ने संसाधन नहीं दिए हैं। अब जैसे हम भारत का ही उदाहरण लें तो भारत में झारखंड, उड़ीसा जैसे कुछ राज्य हैं वो खनिज संसाधनों में संपन्न है और जबकि कुछ दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर, जैसे कि जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर ये लोहा, कोयला जैसे खनिज संसाधन कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो राजस्थान है वहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा काफ़ी मात्रा में है, लेकिन वहाँ पर जल संसाधनों का अभाव है। और इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन बहुत मात्रा में है, लेकिन वहाँ पर आधारभूत अवसंरचना का अभाव है। तो इसलिए ये जो वितरण
विकासवान है इसको हम संतुलित ढंग से बैलेंस कर सके, इसके लिए क्या आवश्यक है? संसाधनों का नियोजन, कि जो कमी वाले क्षेत्र है हम वहां पर भी संसाधनों को पहुंचा सके। तो संसाधन नियोजन के चरण कौन से हैं? संसाधन नियोजन 3 चरणों में होगा। पहले चरण में हम क्या करेंगे? पहचान करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास कौन सा संसाधन कितनी मात्रा में है। इसके लिए हम टेबल यानी तालिका बनाएंगे और मानचित्र बनाएंगे, सर्वेक्षण करेंगे, सर्वे करते हैं हम इसके लिए कि पूरे देश में कहाँ पर कौन से संसाधन कितनी मात्रा में है। और फिर हम गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाएंगे। अब हमने ये देख लिया कि इस क्षेत्र में लोहा है, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत ही कम मात्रा में है, तो वहां पर हमें निवेश करने का कोई फायदा नहीं होगा। और वो लोहा है भी तो वो अच्छी क्वालिटी का है, किस प्रकार की गुणवत्ता का है, ये सारे हम अनुमान इस प्रथम चरण में लगाएंगे। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास किस क्षेत्र में कौन से संसाधन कितनी मात्रा में मौजूद है। इसके बाद हम देखेंगे कि हम उनका दोहन किस प्रकार से करेंगे, यानी कि उनको निकालेंगे किस प्रकार से। इसके लिए हमें तकनीक विकसित करनी पड़ेगी। अब हमने ये पता लगा लिया कि उस क्षेत्र में इतना कोयला है, खनिज तेल है, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास तकनीक होनी चाहिए। हमने तकनीक की खोज कर ली। फिर जो हमारे मानव संसाधन है उनमें ये स्किल होनी चाहिए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे कि वो इसके बेस पर, उस तकनीक के बेस पर उन संसाधनों का वो दोहन कर सके। और फिर हमें संस्थागत ढांचे का निर्माण करना पड़ेगा, यानी कि एक पूरा ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, कोई ऐसी एजेंसी बनानी पड़ेगी जो उन संसाधनों का दोहन कर सके। अब हमने संसाधनों का दोहन भी कर लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि इनका नियोजित वितरण किस प्रकार से हो, यानी कि हमने जो संसाधनों के विकास की योजना बनाई है उसको हम देश के विकास की योजना के साथ जोड़ेंगे। देश का संतुलित विकास कब होगा? जब संसाधनों का पूरे देश में संतुलित बंटवारा होगा। तो इसके लिए क्या करना जरूरी है कि जहाँ संसाधन नहीं है वहाँ भी संसाधनों की पहुँच को हम सुनिश्चित करेंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि संसाधनों का संरक्षण क्या है। संसाधनों का संरक्षण क्या है? संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करना, ऐसा ना हो कि हम उनका अंधाधुंध उपयोग करते जाएं। और दूसरा है उनकी उचित सुरक्षा व देखभाल करना, यानी कि हम उनको बचा कर के रखें, उनको नष्ट होने से बचाएं। तो संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? हमने अभी जो सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य डिस्कस किया था कि भावी पीढ़ियों का भी विकास हो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, तो उसके लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। अगर भावी पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहेंगे तभी उनका विकास हो पाएगा। दूसरा लक्ष्य क्या है? संसाधनों को समाप्त होने से बचाना। अगर हम संरक्षण करेंगे, इन्हें प्रोटेक्शन देंगे, तभी संसाधन समाप्त होने से बचेंगे। और यदि संसाधन ही समाप्त हो जाएंगे तो पूरी मानव सभ्यता ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा कारण क्या है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को मकान बनाने के लिए भी भूमि चाहिए और खेती करने के लिए भी। तो जो भूमि है वो सीमित है, तो इन दोनों में संतुलन बनाने के लिए भी हमें संसाधनों का संरक्षण करना जरूरी है। और चौथा क्या है? जो भूमिगत जल स्तर है वो गिरता जा रहा है, इसके कारण खेती पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए हमें क्या जरूरी है? जल को बचाना जरूरी है, जल संरक्षण जरूरी है। और वनों की कटाई की जा रही है जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कुछ महानगरों में तो सांस लेना भी मुश्किल है। तो इस वजह से क्या जरूरी है कि वनों की कटाई पर रोक लगाकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए। और अगला क्यों जरूरी है संसाधनों का संरक्षण? कि जो खनिजों के भंडार हैं वो समाप्त होने की कगार पे हैं, और अगर वो पूरी तरह से समाप्त हो गए या फिर हमने उनका कोई विकल्प नहीं ढूंढा तो जो कारखाने हैं वो बंद हो जाएंगे। तो मानव सभ्यता के अस्तित्व को बचाने के लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। तो आज के लिए इस अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।